स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्व स्टडी में। आज हम बात करेंगे जो कि आज का देखिए संसद में अभी बजट पारित किया गया और उस पर काफ़ी चर्चा भी हुई। तो उसी बजट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बजट है क्या और बजट क्यों बनाया जाता है और इसका जो है भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है या आम जनमानस पर बजट का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, जिस प्रकार से हम अपने घर को चलाने के लिए हम अपना एक बजट बनाते हैं, घरेलू बजट बनाते हैं कि हमारे जो है कितने हमारा खर्च हुआ और कितना कोई काम हमने किया तो उससे में कितना आय हुई या आगे का जो हमारा भविष्य में कितना हमारा खर्च होगा या कितनी आय हम प्राप्त करेंगे, इन सब चीज़ों को ही बजट कहा जाता है। उसी प्रकार से देखिए हम समझेंगे इसको देश के संबंध में कि बजट क्या है। तो बजट सरकार के आगामी वर्ष के आय और व्यय के ब्यौरे को बजट कहते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि हम अपने आय और व्यय के का जो ब्यौरा होता है उसी को बजट कहा जाता है। तो बजट एक प्रकार का वित्तीय विवरण होता है। वैसे संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट का प्रावधान किया गया, लेकिन बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। तो सरकार के जो खर्चे होते हैं और जो अनुमानित आय होती है उसी के विवरण को ही बजट कहा जाता है। ठीक है, कि सरकार जो है आने वाले समय में कितना अपने उपक्रमों से आय प्राप्त करेगी, कितना टैक्स से आय प्राप्त करेगी और कितना वो जो उसके खर्चे होते हैं, जैसे लोक कल्याणकारी योजनाएं सरकार चलाती है, रक्षा बजट बनाती है, मतलब जो भी सरकार खर्च करती है और जो आय प्राप्त करती है उसी के अनुमानित जो ब्यौरा होता है उसी को बजट कहा जाता है। ठीक है, तो मतलब इस सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं आय और व्यय के अनुमानित, क्योंकि ये अनुमानित होता है, कुछ निश्चित पता नहीं होता कि हाँ इतनी हम आमदनी अर्जित कर लेंगे या इतना हम व्यय ही करेंगे। ये एक अनुमानित ब्यौरा होता है, इसी को हम बजट कहते हैं, जो कि आय और व्यय से रिलेटेड होता है। तो समझ गए ना, आय और व्यय से संबंधित जो अनुमान होते हैं कि हम भविष्य में कितना आय अर्जित करेंगे या भविष्य में कितना हम खर्च वाली मदों पर खर्च करेंगे, इसी के विवरण को ही बजट कहा जाता है। और हम जैसा कि जानते हैं कि भारत के संदर्भ में हमारा जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। मतलब वित्तीय वर्ष जो फाइनेंशियल और ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। तो हमारा जो बजट बनता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ही बनता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच में हम कितना आय प्राप्त करेंगे और कितना हम मदों पर खर्च करेंगे, इसी विवरण को ही बजट कहा जाता है। इसका जो प्रावधान है, बजट का प्रावधान, जैसा कि मैंने भी बताया कि वित्तीय विवरण के नाम से इसका प्रावधान है, अब वो है संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट का प्रावधान किया गया है। और इसकी एक विशेषता ये है कि बजट को जो है प्रस्तुत करने के, जैसे बजट संसद में प्रस्तुत किया गया तो उस बजट को प्रस्तुत करने के 75 दिन के अंदर ही उसको जो है पारित करवाना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कई चीज़ें स्पष्ट नजर आती हैं कि बजट का प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है और बजट को संसद में प्रस्तुत करने के 75 दिन के अंदर इसको जो है इस पे मंजूरी मिलना चाहिए। और ये सरकार का आय और व्यय का अनुमानित एक विवरण होता है और हमारे यहाँ का जो वित्तीय विवरण होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि बजट के आंकड़े क्या हैं, मतलब बजट में किन किन आंकड़ों को शामिल किया जाता है, बजट बनाते समय कौन कौन से वो आंकड़े हैं जिनको हम उसमें शामिल करेंगे। तो बजट बनाते समय उसमें 3 प्रकार के आंकड़ों को शामिल किया जाता है। पहला है पिछले वित्त के अंतिम आंकड़े। पिछले वित्त वर्ष जो था उसके जो अंतिम आंकड़े आए उन आंकड़ों को इसमें शामिल करेंगे कि कितना पिछले वर्ष से हमें आमदनी प्राप्त हुई या कितना हमारा खर्च हुआ, उसका जो आंकड़ा होता है उसको शामिल किया जाता है। फिर चालू वित्त वर्ष, जो भी चालू वित्त वर्ष है, जैसे अभी 2021-22 चालू है तो इसका जो आंकड़ा होगा उसको शामिल करेंगे। और जो अगला वित्त वर्ष है, जिस वर्ष के लिए जैसे अभी ये बजट बनाया गया है, बजट प्रस्तुत किया गया संसद में, तो यहाँ पर इसमें 1 अप्रैल से 31 मार्च, जो 1 अप्रैल आएगा उससे लेकर 31 मार्च 2023 तक का, मतलब 2022 और 2023 का ये वित्तीय विवरण होता है। इसमें
इस वर्ष के जो अनुमानित आंकड़े होंगे कि हम किन मदों पर कितना खर्च करेंगे और किन मदों से हमें कितना आय प्राप्त होगी, इन आंकड़ों को इसमें बजट में जो है वो शामिल किया जाता है। बजट के भाग, अभी हमने देखा कि बजट क्या है और अभी हम देखेंगे कि बजट के क्या कौन कौन से भाग हैं। तो यहाँ पे बजट का हमने क्लासिफिकेशन किया गया है कि बजट में इन चीज़ों को शामिल किया जाता है और वो देखते हैं कि बजट को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है राजस्व बजट, रेवेन्यू बजट कहा जाता है इसको, और दूसरा जो होता है वो होता है पूंजीगत बजट, कहने का मतलब कैपिटल बजट। अब यहाँ पे राजस्व बजट में किन किन मदों को शामिल किया जाता है, तो राजस्व बजट में इसका भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो देखते हैं कि राजस्व बजट दो प्रकार की होते हैं, इनमें दो मदों को शामिल किया जाता है। पहला है राजस्व प्राप्तियां और दूसरा है राजस्व व्यय। अब राजस्व प्राप्तियां का क्या मतलब होता है, देखिए रेवेन्यू सरकार जो होती है विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाती है, जैसे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में जिसको हम हिंदी में प्रत्यक्ष कर कहते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स उसको कहा जाता है जो अप्रत्यक्ष कर कहलाता है, ठीक है। तो उनको कहा जाता है राजस्व प्राप्तियां, कहने का मतलब इन प्राप्तियों को प्राप्त करने के लिए सरकार को किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना पड़ता है, बल्कि ये टैक्स होते हैं जो सरकार को प्राप्त होते हैं, इसको कहा जाता है राजस्व प्राप्तियां, ठीक है। अब राजस्व प्राप्तियां यहाँ पर दिया गया है, इसको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। वो कौन कौन से हैं, कर राजस्व प्राप्तियां एवं दूसरा है गैर कर राजस्व प्राप्तियां। कर राजस्व प्राप्तियां का इसका हम पहले शब्द से मतलब समझे, कर टैक्स, टैक्स से जो राजस्व प्राप्त होता है उसको कहा जाता है राजस्व प्राप्तियां, ठीक है। राजस्व प्राप्तियां दो भागों में डिवाइड करेंगे, कर राजस्व प्राप्तियां एवं गैर कर राजस्व प्राप्तियां। यहाँ पे इसके शब्दों से ही हम समझ जाएंगे कि ये क्या कह रहा है। देखिए कर का मतलब होता है टैक्स, टैक्स के जरिए जो सरकार को रेवेन्यू जो आय प्राप्त होती है, जो राजस्व प्राप्त होती है, उसको कर राजस्व प्राप्तियां कहा जाता है। अब कर राजस्व प्राप्तियां क्या क्या होती हैं, देखिए कर राजस्व प्राप्तियों में दो प्रकार की प्राप्तियां होती हैं, मतलब दो प्रकार के टैक्स सरकार लगाती है। एक लगाती है डायरेक्ट टैक्स, मतलब प्रत्यक्ष कर लगाती है, और प्रत्यक्ष कर में जैसे कि आता है इनकम टैक्स हो जाता है, ठीक है। इनकम टैक्स जिसको आयकर कहा जाता है, निगम कर जिसको कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाता है, व्यय कर एक्सपेंडिचर टैक्स कहा जाता है, संपत्ति पर भी सरकार कर लगाती है तो संपत्ति कर इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है पूंजी लाभ कर, मतलब पूंजी अगर किसी प्रकार का आप पूंजी अर्जित करते हैं उससे जो आपको लाभ होता है उस पर भी सरकार टैक्स लगाती है। तो जितने भी, कहने का मतलब जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं ये जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है उसका वहन जो है अंतिम रूप से वही व्यक्ति करता है। जैसे इनकम टैक्स हुआ तो जैसे मेरी आमदनी पे जो टैक्स लगेगा उसका वहन जो है, उस टैक्स का वहन मुझे ही करना पड़ेगा, तो इसको कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। मतलब कि वो टैक्स जिस व्यक्ति पे लगाया जाए उसका भुगतान वही व्यक्ति करे, उसका बोझ अन्य व्यक्ति पर नहीं डाला जा सकता है, उसको कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर, ठीक है। तो कर राजस्व प्राप्तियां दो प्रकार के राजस्व प्राप्त होते हैं कर से, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत से कर आते हैं, जैसे कि हम इसमें क्या कह सकते हैं, जीएसटी वगैरह सब शामिल होता है, डायरेक्ट टैक्स में ही शामिल किया जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो है सरकार के, जैसे कि स्टाम्प है और कह सकते हैं सीमा शुल्क, सीमा शुल्क जो कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है वो इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है, या सर्विस टैक्स लगा दिया जाता है। सरकार किसी प्रकार की सेवा प्रदान कर रही है उस पर जो टैक्स लगा देती है वो कहलाता है सर्विस टैक्स या सेवा कर, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। नेक्स्ट है इसमें आ जाता है केंद्रीय बिक्री कर एवं केंद्रीय व्यापार कर। केंद्रीय बिक्री कर एवं केंद्रीय व्यापार कर इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो इस प्रकार से जो टैक्स प्राप्त होता है उसको कर राजस्व प्राप्तियों में शामिल किया जाता है, मतलब सरकार की ये आमदनी है। और जैसा कि हमने देखा कि बजट जो होता है वो आय और व्यय का लेखा विवरण होता है, तो इसमें हमें दो प्रकार के कर प्राप्त हुए, एक प्रत्यक्ष कर, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। अब नेक्स्ट है
गैर राजस्व कर प्राप्तियां, सरकार जो है कुछ गैर राजस्व प्राप्तियां भी प्राप्त करती है, जैसे कि सरकार के जो कुछ सरकार क्या करती है, तमाम प्रकार के उसके बिजनेस होते हैं, जैसे LIC हो गई, इसी प्रकार के जो नवरत्न कंपनियां हैं, महारत्न कंपनियां हैं, जितनी भी सुविधाएं सरकार, लोक उद्यम जिसको कहते हैं, ठीक है, पब्लिक इंडस्ट्रीज, उनके द्वारा जो सरकार प्राप्त करती है आय, उसको कहा जाता है गैर कर राजस्व प्राप्तियां। कहने का मतलब ये कर नहीं है, गैर कर है, मतलब इसमें सरकार ये टैक्स नहीं ले रही है, सरकार कोई बिजनेस या कोई धंधा या कोई कंपनी या फैक्ट्री लगाई हुई है, उसके द्वारा जो उसको आमदनी प्राप्त हो रही है उसको कहा जाता है गैर कर राजस्व प्राप्तियां, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सरकार की कौन कौन सी गैर कर राजस्व प्राप्तियां होती हैं, जैसे सरकार की रेलवे चलती है, डाक विभाग होता है, रिजर्व बैंक होता है, और उसके बाद समुद्री व्यापार होता है, संचार सेवाएं, ये सारी चीजें जो होती हैं वो गैर कर राजस्व के अंतर्गत, इससे जो आमदनी प्राप्त होती है उसको गैर कर राजस्व में शामिल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कुछ उसको ब्याज प्राप्ति हो जाती है, सरकार जैसे अपने पैसों को लोन दे देती है किसी प्रकार का, या वो ऋण पत्र जारी करती है, इस प्रकार से सरकार को जो प्राप्त होती है आय उसको कहा जाता है राजस्व, गैर कर राजस्व प्राप्तियों में इसको शामिल किया जाता है। और नेक्स्ट है जैसे राजकोषीय कुछ सेवाएं होती हैं, जैसे सरकार क्या करती है, मुद्रा छापती है और उसके बाद कुछ करेंसी जारी करती है, तो इसके द्वारा जो आमदनी प्राप्त होती है वो गैर कर राजस्व में शामिल किया जाता है, ठीक है। कुछ आर्थिक सेवाएं भी होती हैं, जैसे कि सरकार को रॉयल्टी प्राप्त होती है, तेल पर रॉयल्टी प्राप्त होती है, अन्य चीज़ों पर, मतलब सिंपल सी बात हम समझ सकते हैं, वो आमदनी जो किसी टैक्स से नहीं प्राप्त हो रही है, बल्कि सरकार ने कहीं पर पूंजी लगाई है, उस पूंजी से उसको आमदनी प्राप्त हो रही है, उसको गैर कर राजस्व प्राप्तियों में शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई प्राप्तियों की बात है। राजस्व व्यय की बात करते हैं, तो देखिए आय और व्यय, तो यहाँ पे आय प्राप्त हुई, अब यहाँ पे व्यय भी करना पड़ेगा सरकार को। तो कुछ राजस्व व्यय दो प्रकार के होते हैं, देखिए कुछ होता है योजनागत व्यय और कुछ होता है गैर योजनागत व्यय। योजनागत व्यय उसको शामिल किया जाता है, जैसे सरकार, देखिए इसमें सरकार को किसी प्रकार की पूंजी अर्जित करने में नहीं खर्च कर रही, जैसे पूंजी अर्जित करने का मतलब सरकार कोई फैक्ट्री डाले तो वो पूंजीगत बजट में चला जाता है। ये राजस्व बजट की हम बात कर रहे हैं। राजस्व बजट में क्या होता है, जैसे कि योजनागत व्यय, जैसे सरकार क्या करती है, वो कल्याणकारी योजनाएं चालू करती है, इतने लोगों को घर देना है, इतने लोगों को पेंशन देना है, या इतने लोगों को किसी प्रकार की स्कीम का फायदा देने, रक्षा बजट में इतना पैसा लगाना है, मतलब जो भी सरकार व्यय करती है उसको, उससे किसी प्रकार की आमदनी नहीं होती, लेकिन प्लान्ड होता है, जिसे हम बजट बनाएं कि हाँ इतने रुपए हम दूध पे खर्च करेंगे, इतना राशन पे खर्च करेंगे, तो ये होता है प्लान्ड, जिसको सरकार प्लान करके योजनाबद्ध तरीके से इस व्यय को का विवरण तैयार करती है, वो हो जाता है योजनागत व्यय। और गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत वो आता है जिसमें किसी प्रकार का प्लान नहीं किया जाता सरकार की, हम इस मद पर इतना खर्च करेंगे, लेकिन वो आवश्यकता अनुसार उस पर खर्च करना पड़ता है। जैसे कहीं पे आकस्मिक भूकंप आ गया, या बाढ़ की घटना आ गई, या किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ गई, या सब्सिडी देना हुआ किसी को, इस प्रकार का जो व्यय करना पड़ता है वो गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है। इसका सरकार पहले से प्लान नहीं करती, क्योंकि जो इस प्रकार की घटनाएं होती वो प्री प्लान नहीं होती हैं, तो गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आ जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पूंजीगत बजट। अब यहाँ पे पूंजीगत बजट का मतलब होता है कुछ सरकार इस तरीके से व्यय करती है या कुछ इस प्रकार से आय प्राप्त करती है जो जिसपे उसने पूंजी लगाई हुई है उससे प्राप्त करेगा। यहाँ पे मतलब प्राप्त करने के लिए सरकार को कुछ खर्च करना पड़ता है, जैसे कि पूंजीगत बजट में पूंजीगत प्राप्तियां भी आती हैं और पूंजीगत व्यय भी आता है। पूंजीगत प्राप्तियां का मतलब होता है सरकार इन कुछ पूंजी लगाई हुई है किसी न किसी क्षेत्र में, उससे उसको आय प्राप्त होती है। जैसे देयता सृजित करने वाली प्राप्तियां, ऐसी प्राप्तियां जिसमें कि उसको उसके लिए कुछ सरकार को भुगतान करना पड़ेगा और उससे आय प्राप्त होगी।
गैर देयता सृजित प्राप्तियां आती हैं इसके अंतर्गत फिर। और पूंजीगत व्यय का मतलब होता है सरकार कुछ पूंजी निर्माण करने वाली चीज़ों पर व्यय करेगी, और कुछ ऋण की अदायगी वाली चीज़ें होती है, जैसे किसी से इसने सरकार ने लोन लिया है किसी देश से या किसी भी प्रकार रिजर्व बैंक से लोन लिया है, तो उस पर उसको कुछ ब्याज वगैरह देना पड़ता है, तो ये पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। तो ये रहा बजट के भाग और इस पर हमने चर्चा किया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए। कोशिश तो यही किया हूँ कि आपको पसंद आए, और तो कि शॉर्ट वीडियो है तो छोटे से वीडियो में अब कितना इसका डिटेल में करेंगे तो 1 घंटे का वीडियो बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो पूरा देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको इसी प्रकार का लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। साइंस के वीडियो देखना चाहते हैं उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके वीडियो देख सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।